मयूर अपने घर में अपनी पत्नी के सामने खड़ा है। उसकी पत्नी रेणुका उससे गुस्सा है और उससे कह रही है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? एक साल में ये हमारा तीसरा घर शिफ्ट है। जिस घर में हम अभी जा रहे हैं वो घर नहीं, बंगला है, बंगला। मुझे वो कम पैसों में मिल गया, इसीलिए मैंने खरीद लिया, और मेरा ऑफिस भी उसी इलाके में शिफ्ट हो रहा है। मयूर की पत्नी उसकी बात मान लेती है। मयूर अपनी पत्नी रेणुका और एक 7 साल की बच्ची सोनम के साथ रहता था। मयूर एक डेटा इंजीनियर था, जिस वजह से उसका बार बार ट्रांसफर हो रहा था। इस बार उसका ट्रांसफर संग्रापारी में हुआ था। संग्रापारी में उसे एक बड़ा घर मिला था, जो किसी भी बंगले से कम नहीं था। उसकी पत्नी बंगले में घुसते ही मयूर से पहला सवाल करती है, इस घर का वास्तुशास्त्र तो ठीक है ना? हाँ मेरी जान, इस बंगले का सारा वास्तुशास्त्र मैंने देख लिया है। तुम्हें इस घर में सुख शांति की कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल चिंता मत करो। पूरा घर शिफ्ट करने के बाद मयूर अपने काम पर जाने लगा था और रेणुका घर का काम करती थी। उनकी बेटी सोनम अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन रेणुका सोनम को किसी के साथ बात करते हुए सुनती है। हाँ, ये सब मेरे खिलौने हैं। मेरे साथ घर घर खेलोगे ना तुम? घर में 3 लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं रहता था, तो फिर सोनम किससे बात कर रही थी? जब रेणुका सोनम की आवाज सुनती है, किससे बात कर रही थी तुम? मेरे नए दोस्त गौरव से। कौन गौरव? कहाँ गया वो? ये देखिए, मेरे सामने ही तो बैठा है। रेणुका का शरीर सुन पड़ गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। नीचे जाकर वो मयूर को फोन लगाती है और उसे अर्जेंटली घर बुलाती है। आधे घंटे के अंदर मयूर घर पहुंच जाता है। ऐसा क्या हुआ जो तुमने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया? रेणुका मयूर को सारी बातें बताती है। मुझे लगता है इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है इतने बड़े घर में सोनम को अकेला लग रहा होगा। आजू बाजू में कोई उसका दोस्त भी नहीं है, तो शायद वो हेलुसिनेट कर रही होगी। सच में? हाँ बाबा, तुम टेंशन मत लो। मैं मम्मी को थोड़े दिन के लिए यहाँ बुला लेता हूँ। अपनी दादी के साथ रहेगी तो उसका और मम्मी दोनों का मन बहल जाएगा। मम्मी उसके साथ रह लेगी जब तक सोनम का नए स्कूल में एडमिशन नहीं हो जाता। सोनम की दादी उस बंगले में आती है। बंगले में प्रवेश करते ही उन्हें घुटन सा लगने लगता है, मगर जब वो सोनम को देखती है तो सब भूल जाती है। सोनम अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है। दादी! अरे मेरी बेटी, कितनी जल्दी बड़ी हो रही हो तुम। दादी के आने के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था, मगर रेणुका के मन में अब भी यही सवाल था, गौरव कौन है? दादी ऊपर आती है तो सोनम को किसी से बात करते हुए सुनती है। हाँ, वो मेरी दादी है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। सोनम बेटा, किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। दादी जी, ये देखिए, ये गौरव है। कहाँ पर बेटा? ये देखिए, ये बेड के नीचे छुपा हुआ है। दादी जैसे ही बेड के नीचे झांकती है तो दादी को लाल आंखें और बड़े दांत वाला बच्चा दिखाई देता है, जो बेड के नीचे से दादी को घूर कर देख रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। दादी जोर से चीखती है। उनकी चीख की आवाज नीचे रेणुका तक पहुंच जाती है। वो भागकर ऊपर आती है और दादी को बेहोश पाती है। माँ, माँ, माँ उठिए, क्या हुआ? दादी अपनी आंखें खोलती है और सारी बातें रेणुका को बताती है। शाम को मयूर भी घर आ जाता है। सब एक साथ बैठे होते हैं। इस घर में किसी बच्चे का साया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मुझे तो पहले से ही पता था। चलो मयूर, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। नहीं कर सकते हैं। मैंने हमारी सारी सेविंग से ये घर खरीद लिया है। तो ये घर ही बेच दो। हम दूसरे छोटे से घर में रहेंगे, मगर हमें यहाँ से निकलना होगा। बेच भी नहीं सकते हैं। अभी तक इस घर का स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं बना है।
घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मयूर, किसी तांत्रिक को बुला लो। वो यहाँ आकर उस बच्चे के प्रेत को बाहर निकाल देगा। मयूर अपनी माँ की बात सुनकर एक तांत्रिक को घर में बुलाता है। तांत्रिक घर में प्रवेश करता है। इस घर का वास्तु शास्त्र बेडोल है। घर का द्वार कभी भी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में नहीं होना चाहिए। फिर तांत्रिक रसोई घर और शौचालय की तरफ जाता है। रसोई और शौचालय दोनों उत्तर पूर्वी की दिशा में हैं। इस घर का वास्तु शास्त्र बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर सुख शांति कभी नहीं आएगी। रेणुका मयूर को घूर रही थी। उसका झूठ पकड़ा गया था। रेणुका ने घर बदलते समय मयूर से इस घर के वास्तु शास्त्र के बारे में पूछा था। तब उसने कहा था कि यहाँ सब ठीक है। मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, इसीलिए मैंने तब झूठ बोल दिया। तांत्रिक जी, इसका कोई उपाय है? मुझे पूरे घर के लिए हवन करना होगा। तांत्रिक अपनी हवन की तैयारी करने लगता है और बाकियों से घर के बाहर जाने को कहता है। वो अकेले घर के बीचों बीच बैठकर हवन कर रहा था। उसे पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है। तांत्रिक पीछे मुड़ता है। कौन है वहां? तांत्रिक समझ जाता है कि ये उसी बच्चे का साया है। तांत्रिक अपने हवन पर ध्यान देने लगता है। तभी उसे एक और आवाज आती है। उल्लू बना रहे हो इस घर को? यहां से निकल जाओ, ये मेरा घर है। चले जाओ यहां से। मेरे घर से मुझे ही निकाल रहा है। काफी समय हो जाता है। मयूर और उसका परिवार घर के बाहर खड़ा है। दादी मयूर को अंदर जाने के लिए कहती है। हाँ मां, मैं जाकर देखता हूं। मयूर जब अंदर जाता है और तांत्रिक का कटा हुआ सर हवन में देखता है तो मयूर डर जाता है। रेणुका, दादी और सोनम तीनों आ जाते हैं। शव देखकर रेणुका की चीख निकल जाती है। दादी मयूर से कहती है, बेटा चलो यहाँ से, चलो। तभी उन्हें गौरव रोते हुए दिखाई देता है। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है। सोनम, इन्हें समझाओ ना। मैंने इस तांत्रिक को मारा क्योंकि ये मुझे भगाने की कोशिश कर रहा था। गौरव, डैडी, आप गौरव को देख पा रहे हो? यही है मेरा दोस्त जिसके साथ मैं हमेशा से खेल रही थी। घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमें जाने दो, चलो सब ऊपर रूम में जाओ, मैं नीचे रुकता हूं। सब ऊपर चले जाते हैं। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रुकता हूं। इन सबको जाने दो, मेरे परिवार को जाने दो। मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, बस मेरे परिवार को कुछ मत करना। दूसरी ओर रेणुका दादी और सोनम को कमरे में छोड़कर अलमारी में रखी किताब की छानबीन करने लगती है कि किसी किताब में इस गौरव के बारे में लिखा हो। तभी उसे वहां पर किसी संग्रापारी असाइलम हॉस्पिटल की एक फाइल मिलती है। रेणुका फाइल हाथ में उठाती है और फाइल में से एक पर्ची उसके पैर पर गिर जाती है। रेणुका पर्ची उठाती है। पर्ची पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर्ची गौरव की लिखी हुई थी। रेणुका पर्ची पढ़ना शुरू करती है। मेरे मम्मी पापा रोज झगड़ते हैं। हर दिन वो एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं और मैं अपने कमरे में सारी बातें सुनता हूँ। मैं ये घर नहीं बदलने वाला हूँ। मुझे किसी वास्तु शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। जब से हम यहाँ रह रहे हैं तब से गौरव की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अकेला ही रहता है पूरा दिन। उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तुम्हारा लड़का पागल है, पागल। उसे तो मर जाना चाहिए। तुम क्यों नहीं मरते हो? तुम जाके कहीं मर जाओ। मेरे मम्मी पापा झगड़ रहे थे। बात अब हाथापाई तक आ गई थी।
मम्मी ने टेबल पर रखे चाकू को उठाकर पापा को मार दिया। पापा गिर गए और मम्मी भागकर मेरे पास आ गई और मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मम्मी क्या मैं पागल हूं? इससे पहले मम्मी जवाब दे पाती, पापा ने चाकू उठाया और मम्मी के गर्दन पर वार कर दिया। मेरी आंखों के सामने मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पापा नीचे गिर गए और मैं उनके ऊपर कूदकर उनका गला काट लेता हूँ, पापा को मैं मार देता हूँ। थोड़े ही दिन बाद मैं अपने आप को पागल खाने में पाता हूँ, फिर से अकेला। रेणुका ये पढ़ती है और भागकर नीचे जाती है और देखती है कि गौरव मयूर को मार चुका है। रेणुका गौरव की ओर देखती है और उससे कहती है, तुम पागल नहीं हो, तुम अकेले भी नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। बस मेरी मम्मी और बच्चे को जाने दो, मैं तुम्हारी माँ की जगह लूंगी। सच में? हाँ, सच में। घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। रेणुका दादी और सोनम को घर से बाहर जाने के लिए कहती है और तब अपनी सास से कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, इसे अपने घर ले जाइए। दादी सोनम को अपने साथ ले जाती है। उस दिन के बाद से किसी को नहीं पता कि रेणुका के साथ क्या हुआ। गौरव की ये हालत किसी वास्तुशास्त्र की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके माँ बाप की आए दिन लड़ाई होने की वजह से हुई थी। आपके और मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहेगा कि रेणुका के साथ उस बंगले में आखिर हुआ क्या? शालू और अनिकेत के माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके नाना नानी उन्हें अपने गांव ले आए और वहीं पर उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया। घर से स्कूल आने जाने वाले रास्ते पर एक गंदा तालाब पड़ा करता था, जिसमें कीचड़ वाले पौधों के साथ कुछ कमल के फूल भी उगा करते थे। शालू और अनिकेत के क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का मुन्ना कहा करता था कि उस तालाब के नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक? हाँ, पाताल लोक, जहाँ बहुत सारे भूतनी और राक्षस रहते हैं। बहुत साल पहले हमारे स्कूल का ही एक लड़का उस गंदे तालाब में कमल का फूल तोड़ने गया था। पाताल लोक की एक भूतनी ने उसको पकड़कर तालाब के अंदर खींच लिया था। गांव के दर्जन भर लोग गायब हो चुके हैं। शालू और अनिकेत ने उस रात अपनी दादी से पूछा, दादी, गांव के गंदे तालाब में क्या कोई पाताल लोक की भूतनी रहती है? भूतनी के बारे में तो नहीं पता बेटा, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि वो गंदा तालाब बहुत गहरा है और आज तक उसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया है और उसमें एक दलदल भी है, इसलिए कभी भूल कर भी उस तालाब के पास मत जाना। एक दिन जब अनिकेत और शालू स्कूल से लौट रहे थे तो उनमें किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तूने मेरा पेन अपनी सहेली को क्यों दे दिया? मुझे मेरा पेन वापस चाहिए, कल ले लियो। अनिकेत शालू के बैग से पेन निकाल लेता है। ये मेरे पेन है, इन्हें वापस कर, कल मैं तेरा पेन अपनी सहेली से दिलवा दूंगी। नहीं दूंगा। अनिकेत शालू का पेन गंदे तालाब में फेंक कर घर की ओर भाग जाता है। शालू वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। अनिकेत ने मेरे पेन फेंक दिए, उनमें से एक पेन पिताजी ने मुझे दिया था, वो उनकी अंतिम निशानी है। शालू पेन ढूंढने गंदे तालाब की ओर जाती है। पेन तालाब के बीचों बीच कीचड़ में पड़े हुए थे। शालू ने एक डंडे से पेन को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन डंडा छोटा पड़ गया। लगता है अब मुझे तालाब में घुसना ही पड़ेगा। शालू तालाब में घुस गई। उसके घुटनों तक कीचड़ ही कीचड़ था। शालू ने जैसे ही पेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शालू जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई अंदर खींच रहा है। तभी शालू की दादी वहां आ गई। वे अपने साथ एक डंडा लेकर आई थी। दादी ने शालू की तरफ डंडा बढ़ाया, तभी तालाब में से एक भयानक भूतनी का सिर निकला। भूतनी ने शालू के बाल पकड़ लिए और उसे तालाब के अंदर खींच कर ले गई। अरे कोई बचाओ, मेरी पोती को बचाओ। दादी के शोर मचाने पर मुन्ना, अनिकेत और गांव के बाकी लोग वहां आ जाते हैं। पाताल लोक की भूतनी मेरी पोती को ले गई।
मुन्ना भागकर अपने घर जाता है और ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लेकर आता है। वो तालाब के अंदर गोता लगा देता है। मुन्ना देखता है कि भूतनी शालू को खींचते हुए गहराई में ले जा रही है। मुन्ना उसके पीछे पीछे जाता है। भूतनी पानी के अंदर एक दरवाजे पर आकर रुक जाती है। लगता है यही पाताल लोक का दरवाजा है। भूतनी शालू को दरवाजे के अंदर ले जाती है। मुन्ना भी दरवाजे में घुस जाता है। मुन्ना जब दरवाजे के अंदर घुसता है तो वो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले पा रहा था। भूतनी की निगाह मुन्ना पर पड़ जाती है। भूतनी मुन्ना की तरफ बढ़ती है। मुन्ना तुरंत तेजी से तैरकर तालाब के बाहर आ जाता है। वो गांव वालों को बताता है कि वो पाताल लोक देख कर आ रहा है। गांव के गायब हुए लोग शायद जिंदा हैं और वे पाताल लोक में बंद हैं। लेकिन हम उस भूतनी को मारेंगे कैसे? मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था कि पाताल लोक की राक्षसनियां अमर होती हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता और बस एक ही उपाय है कि हम पाताल लोक में बंद लोगों को बाहर ले आएं। लेकिन भूतनी के वहाँ होते हुए ये कैसे संभव होगा? पुराण में ये भी लिखा था कि पूर्णिमा की रात को राक्षसनियां गहरी नींद में सोती हैं। मुन्ना, अनिकेत और गांव के कुछ अन्य लोग पूर्णिमा की रात को तालाब के अंदर पाताल लोक में जाते हैं। वे देखते हैं कि भूतनी सो रही है। गांव के लोग एक एक करके शीशे में बंद सभी लोगों को बाहर लाते हैं। सभी लोग जिंदा थे। गांव के सभी लोग तालाब में मिट्टी डालकर तालाब को हमेशा के लिए पाट देते हैं। हालांकि गांव के लोगों को अभी भी डर लगता है कि कहीं भूतनी मिट्टी हटाकर किसी दिन वापस न आ जाए। हातिमपुर गांव के लोग रात में मुंह पर उंगली रखकर घूमते थे और कोई भी कुछ बोलता नहीं था। एक लड़का रोड पर अपने दादा के साथ जा रहा है। दादा, कल मुझे मेला लेकर चलोगे? दादा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुड़ैल का साया आता है। दादा लड़के का मुंह हाथ से बंद कर देते हैं। चुड़ैल भयानक आवाज में हंसती है। ये किसकी आवाज थी? दादा लड़के को लेकर झाड़ी में छुप जाते हैं। चुड़ैल कुछ देर रुककर चली जाती है। एक बार गांव में एक औरत का मर्डर हो जाता है। मर्डर की जांच करने केशलता अपनी टीम के साथ पहुंचती है। कोई भी गांव वाला पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सभी मुंह पर उंगली रखकर ना में सिर हिलाकर निकल जाते थे। केशलता को गांव में अपने स्कूल की दोस्त नेहा मिलती है। अरे नेहा, पहचाना मुझे? हम स्कूल में एक साथ थे। नेहा मुंह पर उंगली रखकर बस हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। इस गांव के लोग पागल हैं क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। नेहा, तुम तो कुछ बोलो। नेहा पेन निकालती है और एक कागज पर लिखती है कि अभी रात है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। नेहा अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। नेहा डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने सूट से कैंची निकाली और बिना पीछे देखे ही अपनी चोटी काट दी और भागती हुई सीधा अपने घर पहुंच गई। अगले दिन नेहा केशलता के पास पहुंचती है। सबसे पहले ये बताओ कि गांव के लोग रात में कुछ बोलते क्यों नहीं? गांव में जुबान काट कर ले जाने वाली एक अंधी चुड़ैल आती है। वो रात में गांव में घूमती है। जिसकी भी आवाज उसके कानों में पड़ जाए, चुड़ैल अमावस की रात में आकर उसकी जुबान काट कर ले जाती है। गांव के बहुत से लोग गूंगे हो चुके हैं। कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मतलब मैं रात में बोलती रही तो अंधी चुड़ैल किसी अमावस्या की रात मेरी भी जीभ काट कर ले जाएगी? हाँ, ये देखो, कल चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़ ली थी। मजबूरी में
मुझे चोटी काट कर ही भागना पड़ा। तुम और तुम्हारे साथियों को भी सावधान रहना होगा। अब ये बताओ, जिस औरत का मर्डर हुआ है, क्या उसका भी चुड़ैल से कोई लेना देना है? चुड़ैल उस औरत के लड़के की भी जुबान ले जा चुकी है। इस चक्कर में उसके लड़के की शादी टूट गई और वो पागल जैसा हो गया। वो औरत एक तांत्रिक के साथ मिलकर हर अमावस की रात गांव के बीचों बीच हवन किया करती थी, ताकि वो चुड़ैल को बुलाकर उससे अपने बेटे की जुबान वापस मांग सके। लेकिन फिर वो औरत एक दिन मरी हुई मिली। अब मुझे जाना होगा। सावधान रहना, आज अमावस है। केसलता मरी हुई औरत के घर जाकर उसके लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोल पाता। क्या तुम उस तांत्रिक के बारे में कुछ बता सकते हो जो तुम्हारी माँ से मिला करता था? रात हो जाने पर केसलता उस जगह पर जांच करने पहुंचती है जहां औरत तांत्रिक के साथ मिलकर हवन किया करती थी। तभी अचानक केसलता को महसूस हुआ कि जुबान निकालने वाली चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। केसलता तुरंत रिवॉल्वर निकालकर पीछे पलटती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी चुड़ैल के हाथ केसलता की गर्दन पकड़ लेते हैं। अपनी गर्दन को छुड़ाने के प्रयास में केसलता की रिवॉल्वर छूट जाती है। चुड़ैल केसलता की जीभ काटकर ले जाती है। अमावस्या की रात थी, इसीलिए पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। केसलता को मदद के लिए कोई नहीं दिख रहा था। वो दौड़ती हुई नेहा के घर पहुंची। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। केसलता तुरंत पेन से कागज पर लिखकर नेहा से कहती है कि वो उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने में उसकी मदद करे। अगले दिन नेहा गांव के हर घर में जाकर तांत्रिक के बारे में पता करती है। एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो तांत्रिक शमशान घाट में रहता है। नेहा और केसलता शमशान घाट पहुंचते हैं। शमशान घाट पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। घनी अंधेरी रात में सुनसान सड़क, जिसके दोनों ओर घना जंगल है। पर केसलता और नेहा शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। अंधी चुड़ैल उनके कदमों की आवाज सुनकर सड़क पर आ जाती है। नेहा अपने मुंह पर उंगली रखकर केसलता को इशारा करती है कि हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। दोनों अपने पैरों से जूते निकाल देते हैं और नंगे पैर ही शमशान घाट की तरफ बढ़ते हैं ताकि आवाज ना हो। दोनों को तांत्रिक मिल जाता है। वो आग के पास बैठकर तपस्या कर रहा था। केसलता तांत्रिक के माथे पर रिवॉल्वर रख देती है। ये पुलिस वाली पूछ रही है कि तुमने उस औरत को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा बेटी, उस औरत को चुड़ैल ने मारा। मैं इस गांव को चुड़ैल से मुक्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। चुड़ैल क्या चाहती है? चुड़ैल शांति चाहती है। उसे किसी का बोलना पसंद नहीं। अगर किसी इंसान की आवाज उसके कान में पहुंच जाती है तो वो हमेशा के लिए उसकी जुबान छीन लेती है। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ या कहीं जाकर छुप जाओ। मैं अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल से लड़कर उस चुड़ैल को गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। नेहा और केसलता एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है। नेहा और केसलता देखते हैं कि तांत्रिक गुस्से में चुड़ैल से कुछ कह रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वे दोनों
कुछ सुन नहीं पा रही थी। वे दोनों पास जाकर तांत्रिक और चुड़ैल की बातें सुनने की कोशिश करती हैं। तू इस गांव से चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को गूंगा बनाऊंगी। मुझे शांति चाहिए। मैं अपने गले में पड़ा ताबीज नष्ट कर दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ताबीज नष्ट हुआ तो मेरे साथ तू भी मर जाएगा। तांत्रिक अपने गले से ताबीज निकालता है और आग में डाल देता है। नहीं! आग में विस्फोट होता है। चुड़ैल मर जाती है और तांत्रिक मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। चुड़ैल के मरते ही केसलता की आवाज वापस आ जाती है। केसलता और नेहा दौड़ते हुए तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ये आपने क्या किया बाबा? चुड़ैल को मारने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अच्छे काम में अपनी जान भी जाए तो हर्ज नहीं। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका था। मुझे खुशी है कि मैं गांव वालों को चुड़ैल से मुक्त करा के मर रहा हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक मर जाता है। नेहा और केसलता चुड़ैल के मरने की खुशखबरी जाकर गांव वालों को देते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले रात में भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके चुड़ैल को मारने वाले बाबा की मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं।